तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेरिस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द पेरिस एग्रीमेंट इज a legally binding international treaty on climate change. Its goal to mitigate the rise of global temperature this century below 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है पेरिस एग्रीमेंट इज़ अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट विद इन UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द पेरिस एग्रीमेंट वाज साइन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा। पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ए, पेरिस समझौता कानूनी रूप से जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को बाध्यकारी है जिसका लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे की वृद्धि को कम करना है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत एक बहुपक्षीय समझौता है। तीसरा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सही स्टेटमेंट बताना, ये इसका ही है। ठीक है, तो दोस्तों इसके तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। पहला कहता है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है। सेकंड कहता है द एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम वुड बी शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस स्कीम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हिंदी में देखते हैं, अच्छे समझ आएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना के तहत होने वाले खर्चे को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तीसरा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। गलत स्टेटमेंट बताना हमें। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। देखिए ये जो स्कीम थी वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रेशियो में अमाउंट डिवाइड होता है। ठीक है। जैसे कि नॉर्मल स्टेट और सेंटर है तो वहाँ तो 60-40 चलेगा, और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट है तो वहाँ तो 90% केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर वहाँ 60-40 होता है। 60 मतलब केंद्र करती है और 40 मतलब राज्य करती है, और यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे 100% केंद्र करेगी। ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम किसे कहते हैं? तो ये डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है? सेंटर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है डायरेक्टली। वाई सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। चलिए क्वेश्चन थर्ड कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेटवर्क्स। ये एक पहला स्टेटमेंट कहता है नेटवर्क्स द हाई स्पीड ट्रैक इन इंदौर इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रैक इन एशिया। सेकेंड कहता था एम बिहाइंड मेकिंग द हाई स्पीड ट्रैकिंग इन इंडिया इज टू रैम्प अप व्हीकल टेस्टिंग इन इंडिया। थर्ड, नेट्रिप इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। नेटवर्क्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नेटवर्क्स इंदौर में हाई स्पीड ट्रैक है। यह एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है भारत में इस हाई स्पीड ट्रैक को बनाने के पीछे का उद्देश्य भारत में वाहन परीक्षण में तेजी लाना है। तीसरा, नेट्रिप भारी उद्योग मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है। सही का आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए ताकि आपको ये पता चले। और यदि आप भी टेस्ट देना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे सेम क्वेश्चन अपलोडेड है, आप खुद भी करके देखिए कि आपको कितना माइंड में है। ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कहता है स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट डिफरेंट है। ठीक है। और इसमें आपको डी लास्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो लास्ट का ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। ठीक है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हीट डोम्स इज वेरी हाई प्रेशर डेट पार्क्स ओवर अ रीजन लाइक अ लिड ऑन अ पॉट ट्रैपिंग हीट। सेकेंड कहता है ब्लैक होल
It is a region in space where pulling force of gravity is so strong that matter cannot escape but light can escape. This phenomena occurs when star is dying. तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है, अ करेंसी स्वैप इज एन एग्रीमेंट इन विच टू पार्टीज exchange the principal amount of a loan and the interest in one currency for the principal and interest in another currency. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. एक बार हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला कहता है हीट होम उच्च दबाव हीट डोम उच्च दबाव का क्षेत्र है जो एक क्षेत्र पर एक बर्तन पर ढक्कन की तरह पार्क करता है, गर्मी को फंसाता है. सेकंड, ब्लैक होल ये अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना मौजूद होता है कि पदार्थ बच नहीं सकते लेकिन प्रकाश बच सकता है. यह घटना तब होती है जब कोई तारा मर रहा होता है. थर्ड स्टेटमेंट कहता है मुद्रा अदला बदली एक समझौता है जिसमें दो पक्ष ऋण की मूल राशि और एक मुद्रा में ब्याज का मूलधन और दूसरी मुद्रा में ब्याज का आदान प्रदान करते हैं. सही स्टेटमेंट बताना है. चलिए आंसर देखते हैं. तो दोस्तों इसका आंसर है बी. 1 और 3 ठीक है. अब सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो जो ब्लैक होल होता है वो स्पेस में ही होता है, ठीक है, और वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ तक तो हमें पता ही रहता है, ठीक है. लेकिन क्या जो मैटर होता है और लाइट होते हैं, ठीक है, क्या वो दोनों स्केप कर सकते हैं वहाँ से? तो जी नहीं, दोनों में से कोई स्केप नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और ये फेनोमेना कब होता है? जब स्टार मर रहा होता है, तारा कोई मर रहा होता है, ठीक है. क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ आवर कंट्री बिलोंग टू G7 कंट्री, ठीक है. ग्रुप दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कौन से G7 कंट्री का पार्ट है, ठीक है. आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए. फोर्थ, जापान यूके कनाडा जर्मनी एंड इटली ये G7 कंट्री का पार्ट है, क्योंकि रसिया है नहीं, रसिया G8 का पार्ट था. तो रसिया ने जब आपका क्रिमीनिया पे कब्जा कर लिया था तो उसको निकाल दिया गया था, है ना. इंडिया भी G7 का पार्ट नहीं है, इसलिए ये आपका एलिमिनेट हो सकता था. यहाँ पे चाइना नहीं था तो चाइना एलिमिनेट हो सकता था. तो ये स्टेटमेंट ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत नेट प्रोजेक्ट. ए, इट एम्स टू कनेक्ट all the gram panchayats of the country through optic fiber for providing broadband service. B कहता है viability gap funding is a grant to support projects that are economically justified but not financially viable. C कहता है it is a flagship mission implemented by भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. हिंदी में देखते हो और अच्छे से समझ आएगा. भारत नेट प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. इसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से जोड़ना है. सेकंड, वायबिलिटी गैप फंडिंग उन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक अनुदान है जो आर्थिक रूप से उचित है लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है. तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है यह भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है. सही कथन दे बताना है, हमें आंसर बताना है. इसका स्टेटमेंट भी यही है, ठीक है. तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, हम आंसर बताते हैं आपको. तो इसके तीनों स्टेटमेंट ठीक है. सी. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्म फोर्स एक्ट. आफ्सा के बारे में आपसे सुना होगा, उसी के बारे में बताना है. ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर can enforce this act where it is necessary. Second, Arunachal Pradesh falling within the jurisdiction of Armed Force Act. तीसरा स्टेटमेंट कहता है as per act security force can conduct operation anywhere and arrest anyone without any prior warrant. करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है. हिंदी में देखते अच्छा समझ जाएगा. सशस्त्र बल अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कहता है केवल गृह मंत्रालय ही इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं जहां ये आवश्यक है. सेकंड, अरुणाचल प्रदेश सशस्त्र बल अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आता है.
तीसरा कहता है अधिनियम के अनुसार या जिस राज्य में अधिनियम लागू हो, सुरक्षा बल कहीं भी अभियान चला सकते हैं और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। सही कथन बताना है। ऑप्शन आपके ये रहे, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। 2 और 3 ठीक है। ये क्यों गलत है? क्या सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं, कुछ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी अलाउ करती है करने के लिए, ठीक है, लगाने के लिए इन्फोर्स कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट भी। चलिए आगे देखते हैं। आमतौर पे क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन्फोर्स करती है जहाँ ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है भाई आप लोग देखो। क्वेश्चन कहता है, ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया एंड राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट्स which also comes under Ganga river basin. B. Kalbelia dance is one of the most famous folk dance of Rajasthan. It is performed only by women. तीसरा स्टेटमेंट कहता है enforcing contract portal its aim to promote ease of doing business. D कहता है spinal dolphin is in endangered list of IUCN. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 4 डिफरेंट स्टेटमेंट है, डिफरेंट सेक्टर के, ठीक है। हिंदी में देखते अच्छा समझ आएगा। गंगा नदी बेसिन भारत में जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी बेसिन है और राजस्थान उन राज्यों में से एक है जो गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। सेकंड, कलबेलिया नृत्य राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीसरा कहता है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। चौथा, स्पिनर डॉल्फिन IUCN की लुप्त प्राय सूची में है। सही कथन बताना हमें और वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सी है, 1, 3 और 4 ठीक है। तो कलबेलिया डांस जो होता है राजस्थान का है, बहुत अच्छा डांस है और वुमेन और मैन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। गंगा जो बेसिन है वो 11 स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ठीक है। अच्छा, ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया, ठीक है। चलिए, ये कंट्री का 26% लैंड मास कवर करता है और इस कैचमेंट एरिया के आसपास 43% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रहती है। कलबेलिया डांस राजस्थान का एक फोक डांस है। ये मैन और वुमेन दोनों के द्वारा किया जाता है। ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में 2010 में ही मेंशन हो गया था, ठीक है। स्पाइनर डॉल्फिन IUCN की इंडेंजर लिस्ट में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और सिटीज़ के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। कौन? स्पाइनर डॉल्फिन। आप इसकी इमेज गूगल पर सर्च कीजिए, देखिए कैसा दिखता है। अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द 101st Amendment Act of 2016 paved the way for the introduction of a new tax regime in country. B. The Union Finance Minister work as the chairperson of Goods and Service Tax Council. C. Every decision of council is to be taken by a majority of not less than 3/4 of the votes of the total member. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हिंदी में देखते अच्छा समझ आएगा। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। बी कहता है केंद्रीय वित्त मंत्री माल और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। सी परिषद का प्रत्येक निर्णय कुल सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3/4 बहुमत से लिया जाता है। सही कथन का आंसर देना है।
आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सी है, 1 और 2 ठीक है। तीसरा क्यों गलत है देखते हैं, ठीक है। तो जो भी डिसीजन इसमें लिया जाता है काउंसिल में 3/4 की उससे लिया जाता है, ठीक है। और जो मेंबर होते हैं वो प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोट भी करने चाहिए मीटिंग में, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20, ठीक है। ग्रुप दे रखे, 4 कंट्री का ग्रुप दे रखा है, 4 कंट्री का 4 ग्रुप दे रखे हैं और G20 का मेंबर बताने। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, आप खुद भी वेट करके आंसर दीजिए। अभी हमने G7 का क्वेश्चन देखा था, है ना। अब G20 का आ गया। अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, तुर्की G20 का पार्ट है, ठीक है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन भी है इसका मेंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग revamped distribution sector scheme, ठीक है। It aims to financial sustainability and improve the operational efficiency of DISCOM, excluding private sector DISCOMs, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन विल एक्ट एज अ नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। तीसरा स्टेटमेंट कहता है दिस स्कीम कन्वर्ज विद द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम PM कुसुम, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हिंदी में देखते अच्छे से समझ आएगा। रेवेम्पेड वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और डिस्कॉम की परिचालन क्षमता में सुधार करना, अगर हम निजी क्षेत्र को हटाकर, ठीक है। सेकंड कहता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, चलो ठीक है। तीसरा कहता है यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के साथ मिलता है, मतलब PM कुसुम के साथ मिलता है, रेवेम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो दोनों की स्टेटमेंट सेम यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। स्टेटमेंट ठीक है, तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 2 है इसकी। हमें स्टेटमेंट कितनी दी थी, 1 ही दी थी, लेकिन वो स्टेटमेंट भी ठीक ही था क्योंकि नोडल एजेंसी थी, लेकिन 2 नोडल एजेंसी है, याद रखना आपको, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ठीक है। और PM कुसुम किसने लॉन्च किया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किया था, ठीक है, ठीक है। PM कुसुम के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है। PM कुसुम में क्या क्या कहा गया है कि इसमें इस स्कीम के अंदर क्या है कि सोलर पंप लगाए जाएंगे, ग्रिड कनेक्टेड किया जाएगा, ठीक है। अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे फार्मर के लिए, ठीक है। और PM कुसुम का एम क्या है कि 25,750 मेगावाट का सोलर और अदर रिन्यूएबल कैपेसिटी जनरेट करना 2022 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन के रिगार्डिंग आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बताना है ब्लैक कार्बन इज अ लॉन्ग लास्टिंग पॉल्यूटेंट इन द एटमोसफेयर दैट वार्म्स द प्लानट, ठीक है। सेकंड कहता है वन रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन एयर टेम्परेचर इज ऑल्सो द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक कार्बन, ठीक है। तीसरा एन एरोसोल is a suspension of fine solid particles in the air and black carbon is the type of aerosol। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा। ब्लैक कार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है ब्लैक कार्बन वायुमंडल में लंबे समय तक चलने वाला प्रदूषक है जो ग्रह को गर्म करता है। सेकंड, हवा के तापमान में वृद्धि का एक कारण ब्लैक कार्बन का जमा होना भी है, ठीक है। तीसरा कहता है एक एरोसोल हवा में महीन ठोस कणों का निलंबन है और ब्लैक कार्बन एक प्रकार का एरोसोल है,
तो सही स्टेटमेंट बताना है हमें। चलिए आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है 2 और 3। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है देखते हैं। ब्लैक कार्बन होता है वो शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्लानेट हमारा गर्म होता है। ठीक है, जो ब्लैक कार्बन होता है ना वो एटमॉस्फेयर से एलिमिनेट मतलब समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो एलिमिनेट करने का, वॉश आउट करने का जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, कब होता है बहुत तेज़ी से, जब जो ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन बंद हो जाता है। और जो ब्लैक कार्बन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है किससे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं यहाँ बता दूँ कि आपको क्या करना है कि आपको हर टॉपिक है आपको 5-5 पॉइंट पता होना चाहिए, बजाय कि एक टॉपिक की डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक टॉपिक का अगर आपको डीप नॉलेज है, उससे अच्छा है आप 5 टॉपिक के 5-5 पॉइंट की नॉलेज ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। और जो कह रहा है कि ब्लैक कार्बन जो है एक लोकल सोर्स है जो कि ज़्यादा जगह को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सारे स्टेटमेंट डिफरेंट टॉपिक के हैं और 4 टॉपिक के 4 स्टेटमेंट है और यहाँ पे 4 टॉपिक को पता चलेगा। आपको ध्यान से इसका आंसर देना है। चलिए, पहला स्टेटमेंट कहता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन इज अ डेटाबेस अबाउट स्कूल इन इंडिया। ठीक है। Second, gross non-profit assets refer to the sum of all the loans that have been defaulted by the borrowers within the provided period of 90 days. ठीक है। National Commission for Women launch a training program of protection officer in addressing domestic violence in collaboration with Labasna. ये सुनते ही आपके अंदर कुछ फीलिंग से आ गई होगी। ठीक है, यही जाना है। इंद्रजाल इज India's first indigenous autonomous drone defense dome designed by Hyderabad-based Grain Robotic and developed by DRDO। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हिंदी में देखते हैं, ये स्टेटमेंट और अच्छे से समझ आएगा, फिर जवाब देने में भी मज़ा आएगा हमें। पहला कहता है शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली भारत में स्कूलों के बारे में एक डेटाबेस है। चलो ठीक है। बी, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ उन सभी ऋणों के योग को संदर्भित करती है जो 90 दिन की प्रदान की गई अवधि के भीतर अधिकारकर्ताओं द्वारा चूक किए गए हैं। ठीक है, उधारकर्ताओं द्वारा चूक किए गए हैं, मतलब नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लबासना के सहयोग से घरेलू हिंसा को संबोधित करने में सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। चौथा कहता है इंद्रजाल भारत का पहला स्वदेशी ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम है जिसे हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा डिजाइन किया गया है और DRDO द्वारा विकसित किया गया है। सही स्टेटमेंट बताना है आपको। चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है C। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आपके 3 फैक्ट को आपको क्लियर पता चल गया। चौथे फैक्ट में क्या गलती है, तो चौथे फैक्ट में ये गलती है जो आपका इंद्रजाल है ना, वो इंडिया का फर्स्ट इंडिजियस तो है ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम, लेकिन इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो हैदराबाद के इसी इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन किया है और डेवलप्ड भी इसी इंस्टीट्यूट ने किया है। तो जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये एक प्रकार का डेटाबेस है इंडिया के स्कूल का। ठीक है, इसको इनिशिएट किया गया था 2012 और 2013 के बीच में। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इन दोनों के अंदर किया गया था। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो UDICE था वो इनिशिएट किया गया था 2012 से 2013 के बीच में। और ये क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है किसको, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपका UDICE क्या है, ये तो आपको पता है कि 2012 से 2013 में इनिशिएट किया गया था।
जो आपका जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन, उसके लिए क्या कहता है कि ये कहता है कि जो DISE है, जो DISE है उसको एकीकृत करता है, इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है, ठीक है। और UDISE क्या है? UDISE है, ये लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। किसमें? इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। और ये कवर किस किस को करता है? कवर करता है 1.5 मिलियन स्कूल्स को करता है, ठीक है। 9.6 मिलियन टीचर, इससे ज़्यादा को कनेक्ट करता है, और 264 मिलियन चिल्ड्रन को कनेक्ट करता है, ठीक है। मिलियन चिल्ड्रन को, उससे ज़्यादा को कनेक्ट करता है। जब इतने लोगों को कनेक्ट करता है तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? ये भी ऑप्शन में था। जो भी डिफ़ॉल्टर ने लोन लिया है, बोरोवर ने लोन लिया, जो भी वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, वो नहीं दिया है, ठीक है, 90 डेज़ के अंदर, उसे कहते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसे कहते हैं? जब आप ग्रॉस NPA से अनपेड डेब्ट को काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो आता है वो आपका क्या आता है? नेट नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है। नेट नॉन परफॉर्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? गैर निष्पादित संपत्ति। और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को क्या कहते हैं? सकल गैर निष्पादित संपत्ति, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम है, जो डिजाइन और डेवलप किया गया हैदराबाद के द्वारा। कौन सी इंस्टीट्यूट? ग्रेने रोबोटिक है। ये जो ड्रोन है ये कितना एरिया कवर करता है? 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये किस 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 वेपन के अगेंस्ट है? तो जो भी अननेम्ड एरियल व्हीकल होगा, कि कोई भी हमारे एरिया में बाय एयर एंटर करता है तो उसको करेगा, ठीक है। लो रडार क्रॉस सेक्शन को टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये सब, इन सब चीज़ों को टारगेट करेगा। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम आयोन्स, ठीक है। द आयोन्स इज अ वॉलेंट्री इनिशिएटिव एम्ड एट ब्रिंगिंग टुगेदर द नेवीज ऑफ द कोस्टल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन टू कंसीडर enhancing maritime cooperation and regional security. Second, India never held the chairmanship of IONS. IONS includes 24 member nations that touch or lie within the Indian Ocean region. Pakistan is one of them. करेक्ट आंसर बताना है। हिंदी में देखते हैं, स्टेटमेंट और अच्छे समझ आएगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संबंध में कथन पर विचार करें। आयोन्स एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने पर विचार करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाना है। सेकंड, भारत ने कभी आयोन्स की अध्यक्षता नहीं की। तीसरा, आयोन्स में 24 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर स्पर्श करते हैं, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। सही आंसर बताना है आपको। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर बी है। 1 और 3 ठीक है, 2 क्यों गलत है? चलिए देखते हैं। कहता है कि इंडिया ने कभी अध्यक्षता नहीं की, चेयरमैनशिप नहीं की, और इसकी तो गलत है। इंडिया ने की है एक बार, 2008-2010 के बीच में की है। फिर आपका UAE ने भी की है, साउथ अफ्रीका ने भी की। ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बांग्लादेश ने भी की है, तो हमारा नेवर है, तो आप बोल सकते हैं। आयोन्स में क्या 8 ऑब्जर्वर नेशन है, ठीक है। 24 मेंबर नेशन है, जिसमें से आपका इंडिया भी एक है, पाकिस्तान भी एक है, ये हमें याद रखना। श्रीलंका भी है, फिर आपका बांग्लादेश है, ठीक है। बाकी ये आपके जो अलग है। फिर ऑब्जर्वर में कौन कौन है? चाइना है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, मेडागास्कर है, नीदरलैंड है, रसिया है, स्पेन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग लक्षद्वीप के बारे में बताना है। इट इज़ इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, इट इज़ एन
आर्चीपेलागो कंसिस्टिंग ऑफ 36 आइलैंड। सी, मलयालम एंड महाल लैंग्वेज आर स्पोकन बाय इंडिजीनियस पॉपुलेशन। डी कहता है अमीन डीवी आइलैंड आर द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप। ठीक है, हिंदी में एक तरह से समझ आएगा। लक्षद्वीप के संबंध में कथन पर विचार करें। पहला कहता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सेकंड, ये 36 द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीप समूह है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है मलयालम और महल भाषाएं वहाँ की आबादी द्वारा बोली जाती है। चौथा, अमीन द्वीपी द्वीप समूह लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी भाग में है। सही कथन बताना, हमें आंसर बताना। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है, तो आपको 4 फैक्ट पता चलेगा लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, ये तो आपको स्टेटमेंट से ही पता चल गया था कि 36 आइलैंड है। ठीक है, जिसे हम आर्चीपेलागो कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। महान लैंग्वेज बोली जाती है मिनिको आइलैंड में, लक्षद्वीप में ही है मिनिको आइलैंड। और मिनिको आइलैंड को छोड़ के पूरे लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है। अमीन द्वीपी आइलैंड कहाँ है? ये लक्षद्वीप के नॉर्थन मोस्ट पार्ट में है। लक्काद्वीप आइलैंड कहाँ है? ये कावारती में है, जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है। मिनिको आइलैंड कहाँ है? मिनिको आइलैंड है लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथर्न मोस्ट पार्ट में। लक्षद्वीप में पिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, द गवर्नर में हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटेड ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन द चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। ठीक है। सेकंड, द गवर्नर यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition इन द असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर। तीसरा स्टेटमेंट कहता है व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली देन द गवर्नर में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। हिंदी में देखेंगे तो हमें ये स्टेटमेंट और अच्छे से समझ आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, एमसीक्यू बनाने का ये बता दूं मैं क्या प्रॉफिट है। देखिए, आप क्या करते हैं कि हमें जो चीज़ कब याद आती है, जब उसे हम एमसीक्यू में एक बार देख लेते हैं तो वो हमारे अंदर बहुत दिनों तक रहती है, माइंड में बहुत दिनों तक रहती है। ठीक है, तो क्या होता है, वीडियो से क्या फ़ायदा होता है कि आप देखिए, आपको जुलाई का 1 तारीख से 10 तारीख की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिर 10 से 20 की मिलेगी, मतलब एक हफ्ते की हर संडे को मिलेगी। रोज़ करने का फ़ायदा नहीं है। रोज़ आप वेबसाइट पे सॉल्व कीजिए और लास्ट में इसकी संडे को इसकी वीडियो देखिए, तो आपका पूरा जो एमसीक्यू होगा वो रिवाइज हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम के लिए आपका एमसीक्यू बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, आपको दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या होता है कि आपके पास टाइम कम है तो आप जब मर्जी चलते चलते रिवाइज कर लिया, वीडियो देख लिया, है ना। तो ये फ़ायदा होता है एमसीक्यू का, अगर वीडियो भी मिल जाए तो। जब मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़ सकता है। सेकंड कहता है राज्यपाल आमतौर पर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तीसरा, जब किसी भी दल के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है। गलत स्टेटमेंट बताना है आपको, आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, देखिए क्या स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो पर्सन चीफ मिनिस्टर के लिए चुना गया है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है, सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ये है चीफ मिनिस्टर के बारे में, अगर कोई पर्सन मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो अपॉइंटेड किया जा सकता है चीफ मिनिस्टर के लिए, वो भी 6 महीने के लिए। आर्टिकल 164 क्या कहता है, कहता है कि
चीफ मिनिस्टर जो होगा वो अपॉइंट किया जाना चाहिए गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर किसको अपॉइंट करता है? उसको करता है जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है इन स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, उसको एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ए, केविक लॉन्च्ड प्रोजेक्ट बोल्ड टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस इन सेमी एरिड एंड एरिड लैंड जोन, ठीक है। केविक फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड इट इज़ नीदर स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तीसरा, द बोर्ड ऑब्जेक्टिव दैट द केविक हैज सेट बिफोर इट इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा स्टेटमेंट। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। KVIC ने अर्ध शुष्क और शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे रंग का पैच बनाने के लिए बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। KVIC MSME मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह ना तो एक वैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है। KVIC ने अपने सामने जो व्यापार उद्देश्य निर्धारित किए हैं वह है रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य। सही का स्टेटमेंट बताना हमें। आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, बहुत अच्छे स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। सेकंड क्यों गलत है? सेकंड इसलिए गलत है, जो केविक है ना वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है ना, देखते क्या दे रखा है। पहला कहता है इट इज़ कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द कंबस्टिंग चैम्बर, हैंस इट इज़ कॉल्ड फ्लाई ऐश। चलो ठीक है। सेकंड कहता है द कंपोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश इंक्लूड्स कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो जो कंपोजिशन होता है फ्लाई ऐश का डिफरेंट होते होंगे, पार्ट होते होंगे उसके अंदर ऐड, तो उसमें से एक कैल्शियम ऑक्साइड भी है। चलिए ठीक है। फ्लाई ऐश कैन ऑल्सो बी यूज इन सीमेंट प्रोडक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। हिंदी में देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। फ्लाई ऐश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है यह दहन कक्ष से निकलने वाली गैसों द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए इसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। सेकंड, फ्लाई ऐश की संरचना में कैल्शियम ऑक्साइड शामिल है, ठीक है। तीसरा कहता है फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उत्पादों में किया जा सकता है। सही कथन बताना है हमें। चलिए आंसर देखते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसके जो हैं आपके सारे स्टेटमेंट ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड तो हमें पता ही चल गया है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ऐड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? रोड बनाने में, कंक्रीट और सीमेंट के प्रोडक्ट बनाने में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन डिफरेंट स्टेटमेंट है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ए पार्ट ऑफ द आर्कटिक आइस कॉल्ड लास्ट आइस एरिया लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। सेकंड कहता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, चलो ठीक है। तीसरा कहता है महात्मा गांधी कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। चलिए हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक, आर्कटिक की बर्फ का एक हिस्सा जिसे ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित लास्ट आइस एरिया कहा जाता है, ठीक है। सेकंड कहता है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी की जाती है, चलो ठीक है। तीसरा कहता है महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। कलर स्टेटमेंट बताना हमें। आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, हमसे गलत पूछा था तो ये दोनों आंसर हो गया हमारा। ये पूरा स्टेटमेंट ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार इन स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा ये क्या कहता है? तो ये तो आपने देख ही लिया, स्टेटमेंट में भी दिया हुआ था। सेकंड कहता है, तो जो स्टेटमेंट कहा था तो आपने देखा होगा गांधी जी ने कहा था कुछ,
तो ये गांधी जी ने नहीं कहा था, इट वॉज नॉट गांधी जी हु सेड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इट वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को कहा था कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ध्यान रखना, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है रिगार्डिंग इस्तांबुल के बारे में। वो कहता है इट इज़ लोकेटेड इन, इस्तांबुल कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, अफ़गानिस्तान में, तुर्की में, अजरबैजान में, तुर्कमेनिस्तान में। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर बी है, तुर्की। इस्तांबुल तुर्की में है। इस्तांबुल क्या है? एक मेजर सिटी है तुर्की की। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों आया, ये इस्तांबुल के बारे में क्यों पूछा गया है? तो एक बार अभी रिपोर्ट आई थी, तुर्की ने अभी क्या किया है कि जो तुर्की में जो वुमेन का वायलेंस होता है ना, तो रिसेंटली तुर्की ने क्या किया है? तुर्की ने ये किया है, तुर्की ने अपने आप को निकाल लिया है कहाँ से? इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से। ठीक है, क्यों निकाल लिया है? क्योंकि जो तुर्की में वुमेन की कंडीशन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो 38% वुमेन है, जो 38% वुमेन है वो अपने पार्टनर से वायलेंस फेस करती है। ये कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर। पहला कहता है इन लेजिस्लेचर काउंसिल 1/3 आर इलेक्टेड बाय द members of local bodies in the state like municipality, district board। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इन लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। थर्ड कहता है 5/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड सिस्टम ऑफ स्टेट। करेक्ट आंसर बताना। एक बार हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा। क्वेश्चन 1 कहता है राज्य विधानमंडल के संबंध में कथन पर विचार करें। चलिए, पहला कहता है विधान परिषद में 1/3 राज्य में स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड। बी, विधान परिषद में 1/3 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। सी, एक राज्य की प्रणाली में एक विधान परिषद में कुल सदस्यों के 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सही उत्तर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। 1 और 3 ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है कि जो गवर्नर नॉमिनेट करता है ना वो 1/6 नॉमिनेट करता है। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन होता है उसकी जो योजना है वो टेंटेटिव है, मतलब अस्थायी है, फाइनल नहीं है। ठीक है, द बोनाफिडा और property of the governor's nomination in any case cannot be challenged in any court। राज्यपाल किसी को भी नॉमिनेट करता है, ठीक है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा की तरह ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कंटिन्यूस चैम्बर नहीं है, कंटिन्यूइंग चैम्बर, लगातार चलने वाली सदन नहीं है। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव होता है उसका नॉर्मल टाइम कितना होता है? 5 साल आफ्टर जनरल इलेक्शन। ठीक है, जनरल इलेक्शन की जो पहली मीटिंग होती है उससे 5 साल तक चलता है। जैसे राज्यसभा कंटिन्यूइंग बॉडी होती है वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल कंटिन्यूइंग बॉडी होती है और एक परमानेंट बॉडी होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में से जो मेंबर रिटायर होते हैं वो कैसे होते हैं? हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। ठीक है, और जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 6 साल के लिए मेंबर होते हैं। ठीक है, 6 साल के लिए मेंबर होते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट होता है हर 2 साल में 1/3 लोगों का। ठीक है, जो सीट खाली हो जाता है उसको, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट खाली हो जाता है उसको फ्रेश इलेक्शन से भरा जाता है और नॉमिनेशन के द्वारा गवर्नर के हर तीसरे साल में। ठीक है, जो मेंबर रिटायर हो जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए और री नॉमिनेशन के लिए
कितने भी नंबर ऑफ टाइम में, कोई नंबर ऑफ टाइम फिक्स नहीं है कि 5 साल के बाद मतलब 5 बार ही हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं, कितने भी नंबर टाइम हो सकते हैं एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, अगर कोई बंदा लेजिस्लेटिव काउंसिल से, सपोज को दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से अगर इस एक बंदे का रिटायरमेंट होता है, इसका रिटायरमेंट होता है, तो इसको अगले बार जब इलेक्शन होंगे तो दोबारा भी इसको चुना जा सकता है और कितने बार भी चुना जा सकता है। ठीक है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, ये कहता है द प्रेसिडेंट इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट। ठीक है, बी कहता है द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सी ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर टू प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित बयान पर विचार करें। ए संसद द्वारा एक संबोधन के बाद ही राष्ट्रपति निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं। बी संबोधन को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। सी उन्हें हटाने के आधार दो दुर्व्यवहार या कदाचार साबित होना चाहिए। सही उत्तर देखना हमें, आप आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे डी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ए ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एम टू प्रिवेंट एंड डिक्रीजिंग मरीन प्लास्टिक लीटर फ्रॉम शिपिंग एंड फिशरीज। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल इनिशिएटिव टू टैकल मरीन लिटर। करेक्ट स्टेटमेंट बताना, हिंदी में इतना और अच्छे समझ आएगा। गली लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा शुरू की गई ग्लो लीटर पार्टनरशिप परियोजना है। सेकंड ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का उद्देश्य शिपिंग और मत्स्य पालन से समुद्री प्लास्टिक कूड़े को रोकना और कम करना है। तीसरा भारत भी समुद्री कूड़े से निपटने की एक वैश्विक पहल का हिस्सा है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। ठीक है, आप आंसर दीजिए। ठीक है, 3 फैक्ट आपको ऐसे ही पता चलेगा इसके। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जो आपका GLP है, ये प्रोजेक्ट किस किस के बीच में है? गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, IMO और FAO के बीच में है। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि जो हमें जो मैरीन लिटर है उसको कम करना है। ठीक है, और ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट तो करेगा, इंक्लूडिंग किसको करेगा? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी करेगा और उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा या रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा इस चीज़ से टैकल करने के लिए, मनी लिटर के से टैकल करने के लिए। जो समुद्र में जो कूड़ा जो बह के आ जाता है ना, उसको चाहे फिशरीज़ के जरिए आता है या आप जैसे देखते होंगे कि लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ से लोग कूड़ा फेंक देते हैं, बोतल फेंक देते हैं पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की। तो ये सब अच्छा। इसमें फंडिंग का क्या इस्तेमाल, क्या सिस्टम है इसमें फंडिंग का? तो इसको फंड कौन करेगा? इसको नॉर्वे करेगा फंड। कैसे करेगी? तो एक मल्टी ईयर और मल्टी डोनर प्रोग्राम लॉन्च करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक कहता है वाइट फ्लैग कैंपेन अ यूनिक स्टाइल टू कन्वे द डिस्ट्रेस एंड फाइनेंशियल क्रंचेस। सेकंड द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तीसरा टेले लॉ मीन्स द यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द डिलीवरी ऑफ लीगल इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइजेस। ठीक है, 3 डिफरेंट टॉपिक है, 3 डिफरेंट पॉइंट है, उसको हमने दिया हुआ है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हिंदी में देख लेते हैं और अच्छे समझ आएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक सफ़ेद झंडा अभियान संकट और वित्तीय संकट को व्यक्त करने के लिए एक अनूठी शैली है। सेकंड भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। तीसरा टेलीलॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, आप आंसर दीजिए। दोस्तों इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है। देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है।
तो आपको पता है पूरा देश पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, ठीक है। इसे पेंडेमिक टाइम कहा जा रहा है, ठीक है। इसी पेंडेमिक टाइम में क्या हुआ है कि मलेशियन जो कंट्री है वहाँ पे एक फाइनेंशियल क्रंचिस आ गया है, ठीक है। और जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने क्या एक कैंपेन स्टार्ट किया है, वाइट फ्लैग कैंपेन, ठीक है। उन्होंने अपने छत पे सफ़ेद झंडा फहराना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें कोई हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये मलेशिया का है। जो अगला पॉइंट क्या था हमारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो जो है इंडिया का, वो कंस्टिट्यूट किया गया था सितंबर 1974 को। किसके अंडर? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शन क्या है सीपीसीबी का? प्रमोट करना क्लीनिनेस को है, आपको इम्प्रूव करना है एयर क्वालिटी को, तो यही नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने नालसा के साथ और सीएसई ई गवर्नेंस सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलके टेली लॉ बनाया है, ठीक है। टेली लॉ मतलब ई गवर्नेंस सर्विस, ठीक है, जिसके माध्यम से जो वंचित लोग हैं, जो हाशिए पे लोग हैं, उनको एक अपने जो केस के प्रति उनको जो एडवाइस है वो मिल सके, ठीक है। टेली लॉ का मतलब क्या होता है? टेली लॉ का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि जो भी लीगल प्रोसीजर है या कोई एडवाइस देना है या कम्युनिकेशन करना है उसको प्रोसीड किया जा सके। ये टेली लॉ क्या होगा? ये इंटरेक्शन होगा बिटवीन लॉयर और उस आदमी के बीच में, उस इंसान के बीच में जो हाशिए पे जिसको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन्हें जो पर्सन होगा उसको सर्विस कैसे कौन देगा, कौन से वकील देंगे? तो कंसेप्ट क्या कहता है, टेली लॉ का कंसेप्ट कहता है जो भी फैसिलिटी डिलीवर की जाएगी वो कहाँ से की जाएगी? जो सालसा में लॉयर जो है, ठीक है, और सीएसई में जो लॉयर है उन लॉयर के जरिए सर्विस दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव क्या होगा कि जो सिटीजन है और लॉयर है उनके बीच में कनेक्टिविटी बने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, सीएसई के 50,000 वॉलेंटियर्स, पैरालीगल वॉलेंटियर्स भी हैं, ठीक है, जो इसको जो ये पूरे सिस्टम को कॉन्फ्रेंसिंग को यह परियोजना चिन्हित 50,000 सीएससी में तैनात पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ने का पहल करती है। तो इसमें क्या है, 50,000 जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स होंगे वो सिटीजन और लॉयर को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5वां कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट विच इज़ आल्सो लैंडलॉक कंट्री एंड नॉट द नेबरिंग कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 4 कंट्री का नाम है, इनमें से आपको बताना है कि ये कंट्री जो है अफ्रीका में लोकेटेड है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इनमें से एक जो कंट्री है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, वो लैंडलॉक कंट्री भी है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका की नेबरिंग कंट्री नहीं है, ठीक है। तो क्या है वो पैराग्वे है, जिम्बाब्वे है, इथियोपिया है, नाइजीरिया है, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सी है, इथियोपिया। तो इथियोपिया लोकेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एक लैंडलॉक कंट्री है और साउथ अफ्रीका की नेबरिंग कंट्री नहीं है। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस 5 or until they attain the age of 65 years whichever is earlier। तीसरा, in misbehavior case the president has to refer the matter to the
स्पेशल कमेटी फॉर एन इंक्वायरी। चौथा स्टेटमेंट कहता है द सैलरीज अलाउंस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन और अ मेंबर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर बताना है, हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें। एक, सूचना आयुक्त किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संसद सदस्य या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। सेकंड, मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त का कार्यालय 5 या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो तब तक बने रहते हैं। ठीक है। तीसरा, दुर्व्यवहार के मामले में राष्ट्रपति को विशेष समितियों को जांच के लिए मामले को संदर्भित करना पड़ता है। ठीक है। चौथा, इसके अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के वेतन भत्ते और अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। करेक्ट आंसर बताना हमें, आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। इसका आंसर डी है, 1 और 4 ठीक है। सेकंड और थर्ड गलत क्यों है, चलिए देखते हैं। देखिए बी क्या कहता है, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म्स एज प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है। ठीक है। until they attain 65 year whichever is earlier। ठीक है। सी, इन मिसबिहेवियर केस द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। ठीक है। मिसबिहेवियर केस में प्रेसिडेंट जो है जो केस को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देती है। अच्छा, CIC का गठन कैसे किया गया है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा अंडर प्रोविजन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है। इन्फॉर्मेशन ये भी है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कमीशन कंसिस्ट करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए उसमें। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसको अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और एक कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है एक हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी है, ध्यान रखना इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है। और वो उन इश्यू को देखती है जो भी उनके पास कंप्लेंट आती है। ठीक है। करप्शन के कोई भी केस आते हैं तो उन सबको देखती है। किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट होती है तो वो देखती है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम implemented by the Ministry of Women and Child Development। ठीक है। सेकंड कहता है ICDS इज एन अम्ब्रेला स्कीम एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वन ऑफ द स्कीम्स विच कम्स अंडर ICDS। ठीक है। तीसरा कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ICDS इज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स। करेक्ट आंसर बताना है, हिंदी में एक तो और अच्छे समझ आएगा। ICDS जिसे कहते हैं समेकित बाल विकास सेवाओं के संबंध में कथन पर विचार करें। एक, ICDS महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ICDS एक अम्ब्रेला छाता योजना है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उन योजनाओं में से एक है जो ICDS के अंतर्गत आता है। तीसरा, ICDS का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। ये इसके कोड्स दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर 1, 2 ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट हमें पता चल गए, 2 फैक्ट हमें यहाँ पता चल गए। ये फैक्ट हमारा गलत हो गया, तो ये गलत क्यों हो गया, तो चलिए देखते हैं। पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसमें। जो 6th स्कीम है इसके अंडर अम्ब्रेला ICDS के अंदर वो कौन कौन सी है, आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, नेशनल क्रेच स्कीम, पोषण अभियान। ठीक है। यही हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसे ICDS को न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट करना है हेल्थ स्टेटस में। किस बच्चों के बीच में, तो एज ग्रुप दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0 से 6 साल के बच्चों के बीच में करना है। और वहाँ क्या दिया जाता है 18 साल से कम उम्र के बच्चों में। तो गलत हो गया स्टेटमेंट। देख लेते हैं और फैक्ट दे रखे हैं। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें
तो जो एज ग्रुप हमने बात करी है अभी 0 से 6 साल के बीच में, वो कितनी है? 158 मिलियन लोग बच्चे हैं हमारे देश में जो इस ग्रुप के अंदर लाई करते हैं भारत की कुल पॉपुलेशन का, ठीक है। और ये फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बहुत सारी स्कीम इम्प्लीमेंट करी है इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ये तो बात ऐसी हुई, ठीक है। उन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम ये है कि 2 अक्टूबर को 1975 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी, ICDS, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये रिप्रेजेंट करता है दुनिया का लार्जेस्ट एंड यूनिक प्रोग्राम जो कि अर्ली चाइल्डहुड बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट और केयर के लिए। अच्छा, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करना 0 से 6 साल के बच्चों के बीच में, और उसका प्रॉपर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का एक तरह से विकास करना, ठीक है। रिड्यूस करना मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। कुपोषण को कम करना, या जो बच्चे स्कूल जल्दी ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इन सब चीज़ों को कम करना, ठीक है। बाकी ये सारे नॉर्मल से ही बातें हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर। गवर्नर के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे, देखते हैं। ए, 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 facilitated the appointment of the same person as a governor for 2 or more states. B, the governor is not directly elected by the people but indirectly elected, ठीक है। He is a nominee of central government. हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा। राज्यपाल के संबंध में कथन पर विचार करें। 1, 1956 के 8वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है। सेकंड, राज्यपाल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तीसरा, वह केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। कौन? गवर्नर। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। इसका आंसर बी है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट ही ठीक है। अच्छा, ये क्यों गलत है और ये क्यों गलत है, चल देखते हैं। गवर्नर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है तो हमें पता चलना चाहिए। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में था? 7th में हुआ था 1956 में, जो फैसिलिटेट करता है, क्या करता है, एक गवर्नर को, एक पर्सन को गवर्नर के रूप में आप अपॉइंट कर सकते हो 2 और 2 से अधिक राज्य के लिए। बी, द गवर्नर इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट इनडायरेक्टली, ना तो इसे डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। तो कैसे इलेक्ट होता है? तो इलेक्ट होता है स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज एज इज द केस विद द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 153 से 167 167 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद स्टेट। अच्छा, आर्टिकल 153 से 167 जो कि पार्ट 6 में है, वो किससे डील करता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव से। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? देखिए, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। अच्छा, सेंटर के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, गवर्नर क्या होता है? गवर्नर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन प्रेसिडेंट की तरह ही ये भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? गवर्नर जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एजेंट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसीलिए जो गवर्नर का जो ऑफिस होता है उनका रोल ड्यूअल होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए भी और सेंटर के लिए भी। गवर्नर जो होता है अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, कैसे, और वारंट किसके हैंड में होता है? प्रेसिडेंट के ही। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा ना तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जो ऑफिस गवर्नर जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। ये सोर्स एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब सारे सोर्स गवर्नर के एम लक्ष्मीकांत से दिया हुआ है। ये देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इज एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वॉलंटरली यूनाइटेड टू फुलफिल देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखिए, क्वेश्चन आपको याद आएगा कहाँ से आया हुआ है। अभी आपने देखा होगा
तो आपने देखा होगा अभी ये क्वेश्चन कैसे आ गया। ये क्वेश्चन आया है आपका, आपने देखा होगा अभी कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, बहुत सारे ऐड किए गए इसमें और नया डिपार्टमेंट भी ऐड किया हुआ है। सॉरी, ये काट देना, ठीक है। सेकंड, लियोपार्ड ब्लैक पैंथर इज vulnerable in the IUCN Red List. It comes under Schedule First of Wildlife Protection Act 1972. खादी प्राकृतिक is an initiative of Ministry of Textile to खादी cloth to BPL कार्ड होल्डर। अच्छा, प्रोवाइड खादी क्लोथ टू BPL कार्ड होल्डर, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मैं हिंदी में देखता हूँ, अच्छा समझ आएगा। सहकारी मंत्रालय अपने सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है, ठीक है। सेकंड कहता है तेंदुआ ब्लैक पैंथर IUCN रेड लिस्ट की वल्नरेबल में है। यह वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। तीसरा, खादी प्रकृति BPL कार्ड धारक को खादी कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। तो करेक्ट आंसर बताना है हमें। चलिए आंसर देखते हैं, आप भी आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। दोस्तों इसका आंसर सी है, ठीक है। तो कुछ एडिशनल, अच्छा वो देखेंगे अभी हम कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत क्यों है, ठीक है। पहले हम कुछ देख लेते हैं। ये एक हिस्टोरिकल मूव है कि अभी आपने देखा होगा मिनिस्ट्री का जो एक्सटेंशन हुआ है, मतलब मिनिस्ट्री जो बढ़ाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। क्या विजन है? सहकार है समृद्धि, ठीक है। तो मिनिस्ट्री क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथिंग एंड कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री, ठीक है। कोई भी इशू आएगा या जैसे कहीं कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी इशू में, है ना, उनके बीच में या स्टेट के बीच में एक कॉपरेशन का काम करेगा, जिससे एक स्ट्रेंथिंग आएगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो इस कोऑपरेटिव से क्या होगा, इससे क्या होगा, जो कोऑपरेटिव को ना एक मजबूती मिलेगी, ठीक है। ग्रास रूट में मतलब कि ज़मीनी तक जो होगा ना उसका बेनिफिट वो मिलेगा, इस मिलने में मदद करेगा इससे, ठीक है। हमारा सी पॉइंट क्यों गलत था? सी पॉइंट इसलिए गलत था। अच्छा, मिनिस्ट्री क्या करेगा? मिनिस्ट्री करेगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके प्रोसेस में जो भी कन्फ्लिक्ट आएगी या ऐसा कोई इंसिडेंट आता है जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनके बीच में एक समन्वय बैठा के उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेगा, ठीक है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या एक सिग्नल दे दिया है कि उनका जो है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे उनका बहुत जोर है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का अनाउंस किया है। अच्छा, हमारा जो ऑप्शन वो गलत क्यों था? जो खादी प्राकृतिक है ना, ये इंडिया का फर्स्ट पेंट है जो कि काव डंग से बनाया गया है। इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और ये जो इंडियन ट्रेडिशन को भी दिखाता है आपका, ठीक है। जैसे हम आपने देखा होगा गांव देहात में आज भी देखा होगा कि अपना घर गोबर से नीपते थे। वही हो गया कि जो एशियन प्रैक्टिस थे, जो अब उसको एक मॉडर्न प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके 8 नेचुरल बेनिफिट है, वो आप देख लेना ये, ठीक है। ठीक है, जैसे कि पेंट आपका धोने योग्य है, फिर आपका क्या है, वाटर प्रूफ है, जल्दी सूख जाता है, टिकाऊ है। आपको मैच था फॉलोइंग बताना है, मार्शल आर्ट्स है और प्लेसेस है, ठीक है, और ये आपके कोड है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए और कोशिश कीजिए एक को गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए अगर आपको उसका पता चल गया गूगल से तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपका आंसर निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ये भी अच्छी ट्रिक है। पारीखांडा कहाँ का? बिहार का है। कलारी पयट्टू केरला, सिलम्बम तमिलनाडु, थंगता एंड सरित सरक मणिपुर का है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ठीक है। एक कहता है एनिमल्स आर किल्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एज देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन येट। सेकेंड, इंडिया इज स्टिल सेफ फ्रॉम अफ्रीकन स्वाइन फीवर ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 3, अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज अ हाईली कॉन्टीजियस
hemorrhagic viral disease of domestic and wild pigs. Fourth, African swine fever is very deadly to humans and its spread to human is very fast. करेक्ट आंसर बताना है, हिंदी में देखते हो और अच्छे से समझ आएगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संबंध में कथन पर विचार करें। एक, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जानवरों को मार दिया जाता है क्योंकि अभी तक कोई स्वीकृत टीका नहीं है। सेकंड, अफ्रीकी महाद्वीप से दूरी के कारण भारत अभी भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर से सुरक्षित है। तीसरा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों का एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। फोर्थ, अफ्रीकन स्वाइन फीवर इंसानों के लिए बेहद घातक है और इंसानों में इसका प्रसार बहुत तेज़ी से होता है। इसका आंसर डी है, 1 और 4। ठीक है, अब देखते हैं 2 और 3 क्यों गलत हैं। इंडिया कोई सेफ वेफ नहीं है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, इंडिया में भी पेशेंट मिले इसके। ठीक है, और जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये ह्यूमन से नहीं फैलता है। ठीक है, ह्यूमन को नहीं होता ये। ठीक है, और हाईली कॉन्टेजियस तो आपको पता ही है डिजीज़ है वो, और ये डोमेस्टिक वाइल्ड पिग को होता है। ठीक है, मतलब सूगरों को होता है। फीवर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांसबॉर्नरी एनिमल डिजीज़। अच्छा, ट्रांसबॉर्नरी एनिमल डिजीज़ जो होते हैं वो फैलाए जाते हैं किसके द्वारा, डेड सूगर के द्वारा, डोमेस्टिक और वाइल्ड जो सूगर होते हैं उनके द्वारा, और जो पॉर्क प्रोडक्ट होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे शूज़, क्लॉथ, व्हीकल्स, नाइफ्स, इक्विपमेंट, इनके द्वारा भी ट्रांसबॉर्नरी एनिमल डिजीज़ फैल सकता है। ठीक, अभी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में बात करें तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब बचा कैसे जा सकता है, तो वही है कि आप जो इंपोर्ट पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो भी सामान वहाँ से आ रहा है उसको आप बायो सिक्योरिटी के माध्यम से मेजर्स चेक कीजिए, है ना। जैसा अभी देखते हैं ना कि कोरोना वायरस में कि आपको सैनिटाइज किया जाता है, तो ऐसा ही कुछ करना होता है इसमें भी। क्वेश्चन सेकंड, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ठीक है, एक, द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इज द मॉडल डिपार्टमेंट फॉर ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises. Second, it collects and maintains information in the form of public service survey on several area in respect of CPSE. तीसरा, Department of Public Enterprises is headed by Secretary to Government of India. करेक्ट आंसर बताना है, हिंदी में देखते हैं। लोक उद्यम विभाग के संबंध में कथन पर विचार करें। सार्वजनिक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नोडल विभाग है। यह CPSE के संबंध में कई क्षेत्रों पर सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में जानकारी एकत्र करता है रखता है। तीसरा, लोक उद्यम विभाग के अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव है। करेक्ट आंसर बताना है। तो इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो अब DP के बारे में देख लेते हैं। तो अपनी जो रिपोर्ट 42nd रिपोर्ट जो दी थी किसने, एस्टीमेट कमेटी और 3rd लोकसभा ने 1962 में, उन्होंने स्ट्रेस किया था, उन्होंने बोला था कि जो हमें जो है वो सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन यूनिट का गठन करना चाहिए जो कि परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का जो भी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जो है अपना मूल्यांकन करते रहे, ताकि उसका निरीक्षण करते रहे समय समय पे। ठीक है, इसी की वजह से ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का गठन हुआ 1965 में। यह है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1985 में क्या हुआ कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर BPE को डाल दिया गया। ठीक है, 1990 में क्या हुआ, BPE को फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसको कहा जाने लगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, और अब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ क्या था, BPE जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का पार्ट बन गया था। अब पार्ट तो इसका ही है, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इज नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो जो
डीपीई है वो एक नोडल डिपार्टमेंट है सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, ठीक है। क्या देखती है कि पॉलिसी गाइडलाइंस, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, इवोल्यूशन देखती है, फाइनेंशियल डेलीगेशन, पर्सनल मैनेजमेंट देखती है, ठीक है। कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन, मेंटेन करती है पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे के रूप में, ठीक है। एक सर्वे करती है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक तरह से एकत्रित किया जा सके और फिर उसके ऊपर काम किया जा सके। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पर्श सिस्टम ऑफ फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्पर्श, ठीक है, it an integrated system for automation of sanction and disbursement of defense pension. This web-based system process pension claims and credits the pension directly into the bank account of defense pensioners without relying on any external intermediary. करेक्ट आंसर बताना है। स्पर्श हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। स्पर्श के संबंध में कथन पर विचार करें। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श को लागू किया है, ठीक है। सेकंड, ये रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थता पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। सही आंसर बताना है हमें। चलिए आंसर देखते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इम्प्लीमेंट किया है स्पर्श को। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। स्टेटमेंट यह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। रिसेंटली इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इंडिया इज द ऑब्जर्वर नंबर ऑफ OIC। तीसरा, इट वाज फाउंडेड इन 1969 एंड इट्स हेडक्वार्टर इन सऊदी अरेबिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। हिंदी में एक तो अच्छा समझ आएगा। इस्लामिक सहयोग संगठन के संबंध में कथन विचार करें। हाल ही में ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन बन गया है। भारत OIC का पर्यवेक्षक सदस्य है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय सऊदी अरब में है, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर बताना है इसका। तो इसका आंसर C है। इनकरेक्ट बताना है तो मतलब हमारे 1 और 2 स्टेटमेंट पता चलेगा गलत है। चलिए देखते हैं। लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकंड लार्जेस्ट है। पहला यूनाइटेड नेशन है आपका, ठीक है। इंडिया ना तो इसका मेंबर है ना इसका ऑब्जर्वर है, ठीक है। जबकि इंडिया के पास मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और बांग्लादेश ने भी, अगर आपको पता ना हो तो बांग्लादेश ने भी रिकमेंड किया था कि इंडिया को OIC की सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ना पूरे वर्ल्ड में, उसका 10% भारत में रहता है, ठीक है। कंसीडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। एक कहता है अ मिनिस्टर हु इज़ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट एंड वोट इन प्रोसीडिंग ऑफ अदर हाउस। सेकेंड, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तीसरा, आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। करेक्ट आंसर बताना हमें से। हिंदी में एक बार देख लेते अच्छे समझ आएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कथन पर विचार करें। एक मंत्री जो संसद के एक सदन का सदस्य है उसे बोलने और दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार है। सेकंड, मंत्रियों के वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है B। आंसर आपको दिख गया होगा, 2 और 3 ठीक है। पहला क्यों गलत है? वो किसी भी दूसरे हाउस में भी जा सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेडेड किया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव है। किसमें? हमारे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। आर्टिकल 74 डील करता है स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और आर्टिकल 75 डील करता है विद अपॉइंटमेंट, टेनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जो भी मिनिस्टर, अभी जो मिनिस्टर बने हैं ना,
ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर आपका ये सब बने हैं ना, तो वो उनकी जो क्वालिफिकेशन है सब आर्टिकल 75 में मेंशन है। तो ये क्वेश्चन वहीं से उठ के आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये बता दूँ आप लोगों को कि जो आप वीडियो देखने का फ़ायदा क्या होता है कि आप इसे 1.5 1.7 की स्पीड से जल्दी जल्दी देख सकते हैं, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। एक से दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको वो चीज़ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार टेस्ट दे दीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, सब चीज़ ठीक हो जाता है।